नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के भौतिक जो विशेषताएं हैं उनको विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हम ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान का परिचय के रूप में पढ़ने वाले हैं और भौतिक जो विभाजन है हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। थोड़ा छोटा। हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान किस दिशा में, भारत की किस दिशा के अंदर स्थित है, तो आप कह सकते हैं किस दिशा के अंदर। सबसे पहले आप कहेंगे कि भारत का जो मैप है उसके अंदर राजस्थान बहुत अच्छी लोकेशन पर स्थित है। और जब हम देखेंगे ये राजस्थान के बीच में से रेखा, ये तो हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर और ये हो गया हमारा दक्षिण। तो दोस्तों ये राजस्थान की स्थिति है, तो कौन सी कहेंगे हम? कौन सी कहेंगे? उत्तर पश्चिम स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा हमारा द उत्तर पश्चिम। इसके बाद चलें दोस्तों हम इसकी व्याख्या पर। तो व्याख्या पर हम एक एक पॉइंट को इस प्रकार से समझने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए वो हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर दें। जब हम राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो आप पाएंगे भारत के उत्तर पश्चिम में हमारा प्यारा राजस्थान स्थित है। इसकी सीमाओं की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब और हरियाणा से लगती है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये हमारा पंजाब उत्तर के अंदर और ये पूरब में हरियाणा हो गया हमारा। ठीक है, और इसके बाद हम जब पूर्व की बात करें तो पूर्व के अंदर लगती है हमारी उत्तर प्रदेश से। और दक्षिण पूर्व के अंदर बात करें तो हमारी सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो हमारी सीमा लगती है गुजरात से। और पश्चिम की ओर बात करें या उत्तर पश्चिम की बात करें तो हमारी सीमा लगती है पाकिस्तान से। वही चीज यहां भी दी गई है दोस्तों। दोस्तों जब हम उत्तर और उत्तर पूर्व की बात करें तो पंजाब हरियाणा से सीमा लगती है। पूर्व और दक्षिण पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश, और उसके बाद दक्षिण की ओर सटा हुआ है हमारे मध्य प्रदेश। और दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम में हमारी सीमा लगी हुई है किससे? गुजरात से। और इसके बाद पश्चिम और उत्तर पश्चिम में हमारा पाकिस्तान स्थित है। अब आकार की दृष्टि से राजस्थान की बात करें तो आकार की दृष्टि से राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इसके अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो ये 23 डिग्री 3 सेकंड से 30 डिग्री 12 सेकंड तक फैला हुआ है। वैसे ही हम देशांतरीय विस्तार की भी बात कर सकते हैं। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री और 78 डिग्री के आसपास स्थित है, जो हमारा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब चलते हैं दोस्तों एक हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कर्क रेखा से संबंधित है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस जिलों से होकर गुजरती है? तो आप कहेंगे ये कब आया हुआ है हमारा? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आया हुआ है, बांसवाड़ा और उदयपुर में। नहीं, उदयपुर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, हाँ बिल्कुल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और अब जब हम कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत के निम्न राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात हो गया हमारा, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा हो गया हमारा छत्तीसगढ़, फिर हो गया हमारा झारखंड। ठीक है, फिर हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 8 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। अब आइए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं विवरण और कर्क रेखा की स्थिति पर। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा की स्थिति की बात करें तो कर्क रेखा सबसे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। और जब कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो कर्क रेखा की स्थिति कुशलगढ़ तहसील है वो बांसवाड़ा के अंदर, वहां। और डूंगरपुर की एक चीखली गांव है, वहां से गुजरती है। कहां से? चीखली गांव से, डूंगरपुर के चीखली गांव से। और इसकी लंबाई की बात करें हम कर्क रेखा की, तो लंबाई की जब आप बात करेंगे तो इसकी राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है, लगभग 26 किलोमीटर। और आपको पता है कि कर्क रेखा के संदर्भ में या कर्क रेखा के सापेक्ष में हम राजस्थान की बात करते हैं तो संपूर्ण जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है
कुछ छोड़कर वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसी कारण हम इसे उत्तरी उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। कर्क रेखा की क्या विशेषता है कि कर्क रेखा पर एक सूर्य की विशेषता है कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। क्या चमकता है? सीधा चमकता है। अब विश्व के कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों की संख्या की बात करें तो दोस्तों विश्व के 14 देश हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। और भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर गुजरात, फिर उसके बाद आ जाता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और उसके बाद आ जाता है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां हम बात करेंगे जो कि क्लर्क ग्रेड सेकंड में आया था। और क्वेश्चन है हमारे पास, सन 1800 में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा? क्या कहा? राजपूताना। क्या जॉर्ज थॉमस था, कर्नल टॉड था, जॉर्ज कॉलोनिन था, और जेम्स रिजू था? तो दोस्तों इसका सही आंसर तो होगा हमारे पास जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस की जब हम बात करते हैं तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 के अंदर राजस्थान को राजपूताना नाम कहा था। और अब हम पढ़ लेते हैं जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग नामों से जाने गए हमारे राजस्थान को, उनके बारे में। ऋग्वेद में बात करते हैं दोस्तों, तो ऋग्वेद में हम कहते हैं इसे ब्रह्मव्रत। क्या कहते हैं? ब्रह्मव्रत। ऋग्वेद ब्रह्मव्रत। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए ऋग्वेद, वेद में भी ब्रह्मवर्त वेद, और इसमें भी ब्रह्मावर्त। रामायण काल में बात करें तो रामायण में देखिए दोस्तों, मैं और मरु का अंतर क्या कह देंगे? मैं से रामायण में आता है मैं, और मैं से मरु का अंतर। राजस्थान शब्द का सबसे पहले लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया था। राजस्थान शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ किया गया था? बसंत शिलालेख में। और सिरोही का है ये बसंत शिलालेख। इसमें क्या कहा गया था? राजस्थान को कहा गया था राजस्थानादित्य। क्या कहा गया था? राजस्थानादित्य। मोहनोत नैणसी की बात करें तो मोहनोत नैणसी की ख्यात में राजस्थान को राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया गया है। मोहनोत नैणसी की ख्यात में भी किसका प्रयोग किया गया है? राजस्थान का। राजपूताना शब्द की बात करें, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, राजपूताना शब्द का सबसे पहला प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था, और 1800 के अंदर किया था। कब किया था? 1800 के अंदर। अब आते हैं हमारे कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने, आपको पता है कि दो पुस्तकें लिखी, और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, और इसी पुस्तक का दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इसका प्रकाशन आपको पता है 1829 में किया गया। और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को रजवाड़ा या रायथान के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था? रजवाड़ा या रायथान के नाम से। अब जब हम राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में आपको पता चलेगा कि 25 मार्च 1948 को हमारे राजस्थान के साथ राजस्थान शब्द जुड़ा, और यह हमारा कौन सा चरण था? यह हमारा द्वितीय चरण था। जब हम 30 मार्च 1949 की बात करते हैं तो आपको पता है कि राजस्थान दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 30 मार्च को। क्योंकि क्यों मनाया जाता है? इसी दिन अधिकांश रियासतें राजस्थान में विलय हो गई थी। अब भारत सरकार ने की बात करें तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को क्या दे दी थी? अपनी संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। और ये कौन सा चरण था? सिक्स्थ चरण था दोस्तों। और वर्तमान स्वरूप की जब हम बात करें राजस्थान के, वो आया हमारे पास 1 नवंबर 1956 को। कब आया वर्तमान स्वरूप? 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक पिन कर दूंगा, जहां से आप आसानी से इस तक पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है जो कि जूनियर अकाउंटेंट रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम के अंदर आया था 2023 के अंदर। अब हमारे पास कुछ नीचे कथन दिए गए हैं, और जिनके संदर्भ में यह चयन करना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखना। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर रहा है पहला, क्या 10.4 है? हाँ बिल्कुल है। राजस्थान की साक्षरता 52.12 है? नहीं, ये तो गलत हो गया। पुरुषों की राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं? हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है।
राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। गलौटी कबाब और गाठिया राजस्थान का प्रसिद्ध। गाठिया तो राजस्थान में चलती है, लेकिन नहीं, ये तो नहीं हो सकता, तो दोस्तों इसको हम कट कर देंगे। ब्रिटिश राजस्थान में ब्रिटिश राज में राजस्थान का पूरा नाम नाम राजपूताना था। हाँ बिल्कुल दोस्तों, राजपूताना था। और आपको पता है राजपूताना सबसे पहले किसने प्रयोग किया? थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1800 के अंदर। ठीक है, तो हमारे कितने गलत हो गए? एक तो दूसरा गलत हो गया, और प्लस इसके साथ ही हो गया हमारा फोर्थ नंबर का गलत। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों दूसरा और चौथा गलत है। ठीक है, अब हम इसका राजस्थान की साक्षरता के संदर्भ में पढ़ लेते हैं कि, और लिंगानुपात के संदर्भ में अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन आएंगे, तब हम कंप्लीट रूप से उसका पढ़ लेंगे। दोस्तों जब हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता मतलब से 7 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाएगा। कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया जाएगा? 7 वर्ष के लोगों को। और पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर की बात करें तो अंतर है हमारे पास 27 का। आपको पता है विवाह होने पर कितने फेरे लिए जाते हैं? 7। लेकिन साक्षरता में अंतर कितना है? 27 का। कितना? 27.8 का। कितना? 27.8 का। अब कुल साक्षरता की बात करें तो आपको पता है कुल साक्षरता हमारी राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। अब राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो साक्षरता की बात करें तो हमारे पास है राजस्थान की साक्षरता 66.1। अब दोस्तों इसे कैसे याद कर सकते हैं? साक्षरता 6 मतलब अगर आप राजस्थान के पूर्वी भाग में है और जयपुर से सटे हुए क्षेत्र में है तो कितनी 6, कितनी 6, 6 वाली भाषा बोली जाती है। तो साक्षरता कितनी कितनी 6? 66% 6। कितनी प्रतिशत 6? 66% 6। कितनी प्रतिशत? 66% 6। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब ग्रामीण साक्षरता की बात करें दोस्तों तो आपको पता है ग्रामीण के अंदर आज भी 51 का बड़ा महत्व है। 51 रुपए का प्रसाद आज भी चढ़ाया जाता है। तो 51 याद नहीं करना हमें। जब हम साक्षरता की बात करेंगे तो हम बात करेंगे 61 की। कितने की? 61 की। तो राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण साक्षरता हमारे पास कितनी हो जाएगी? 61.44%। कितने का प्रसाद चढ़ाना है आपको? 51 का नहीं, 61 का चढ़ाना है। अब ठीक है, उसे आप याद कर सकते हैं लिंक करके। राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता 61% है। अब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता, तो ये आपको हम दोबारा याद करेंगे, यहाँ पर दोबारा आएंगे इन दोनों पॉइंटों पर। इससे पहले हम शहरी साक्षरता की याद कर लेते हैं। दोस्तों शहरी साक्षरता का संदर्भ में आपको याद करना है कि शहरों में लाइफ स्टाइल कैसी होती है? अच्छी। कैसी होती है? अच्छी। तो हम याद कर लेंगे कि इस शहरी साक्षरता कितनी होती है? 80 के आसपास। और 80 के आसपास 80 से कितने कम करने हैं हमें? 52 कम कर दें तो हमारी शहरी साक्षरता आ जाएगी 79.48%। कितनी परसेंट? 79.48%। शहरी लाइफ कैसी होती है? अच्छी होती है। शहरी लाइफ स्टाइल कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी से याद करेंगे 80, और शहरी साक्षरता उसमें से 0.52% कम कर देंगे, अर्थात एक कम, लगभग एक कम। ठीक है, तो शहरी साक्षरता याद कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास शहरी पुरुष साक्षरता भी है। ठीक है, शहरी मतलब 87, शहरी पुरुष 87, शहरी पुरुष 87, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं हम। और शहरी महिला साक्षरता की बात करें तो 70.7। सैसे शहरी, सैसे 70.7, सैसे शहरी, सैसे 70.7। अब दोस्तों हमारे पास ग्रामीण साक्षरता थी। ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण, हाँ ग्रामीण साक्षरता तो हम पढ़ ही चुके हैं। ग्रामीण पुरुष साक्षरता की बात करें दोस्तों तो ग्रामीण पुरुष साक्षरता की जब हम बात करेंगे तो ग्रामीण पुरुष साक्षरता बात करेंगे तो ग्रामीण और पुरुष साक्षरता में बहुत अधिक अंतर है। तो दोस्तों ग्रामीण में महिलाओं की सबसे पहले बात करें तो ग्रामीण में महिलाओं की साक्षरता है 45%। कितनी? 45%। क्योंकि महिलाओं को गांवों के अंदर ज्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में पता नहीं होता, तो पता नहीं होता है, उससे याद कर लेंगे हम 45%। और वास्तव में कितनी है ग्रामीण महिला साक्षरता? 45.8%। 76। आपको पता है ग्रामीण पुरुष हमेशा, जैसे आपने 72 देखा होगा, 72 सिंह की उसकी जैसे तेज रहते हैं, तो 72 की जैसे वैसे ही 76 सिंह भी है। तो
गांव के पुरुष ही साक्षरता के रूप में हमेशा 76 रहते हैं, 76 रहते हैं। ठीक है, कैसे 76 रहते हैं, ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं दोस्तों आप। अब दो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसमें से एक है साक्षरता दर सर्वाधिक वृद्धि कहां पर दिखाई देगी आपको साक्षरता में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दिखाई देगी। और साक्षरता में कमी की जब हम बात करेंगे तो बाड़मेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जिनके अंदर साक्षरता में कमी देखी गई, और सर्वाधिक बाड़मेर में देखी गई। अब आते हैं दोस्तों हमारे नए क्वेश्चन पर। दोस्तों हमें एक मानचित्र दिया गया है जो कि पटवार एग्जाम में पूछा गया था। पटवार एग्जाम में पूछा गया था कि भाई हमने ये 1 2 3 और 4 ये दर्शाए हैं, इनके अंदर क्या क्या आएगा। तो ये दोस्तों वास्तव में अलग अलग स्थितियां पूछ रहा है, और अलग अलग स्थितियां पूछ रहा है तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें जानना होगा राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। दोस्तों अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो उत्तरी अक्षांश के अंदर राजस्थान स्थित है, और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी देशांतर की ओर स्थित है। किस देशांतर की ओर? पूर्वी देशांतर की ओर। दोस्तों जब हम अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 3 सेकेंड मिनट, ठीक है, और 30 डिग्री 12 मिनट। तो इसके अंदर हमारा राजस्थान स्थित है 23 डिग्री 3 सेकंड से 30 डिग्री 12 सेकंड के मध्य, और अक्षांशीय अब इन दोनों के अंतर के अंदर जब हम बात करेंगे तो 7 डिग्री 9 सेकंड हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम देशांतर की ओर। देशांतर की ओर बात करें तो आप इसको याद कर सकते हैं 70 से 78 की ओर। ठीक है, 78.17। तो 70 से आपको कितना कम करना है? तो 70 से आपको कुछ कम करना है जिससे आप याद हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट्स। कितनी आ जाएगी? ये अपने पास आ जाएगा। तो आप ओवरऑल में याद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि भाई इससे 70 से थोड़ा कम है आसानी से, क्योंकि 70 आसानी से याद हो जाएगा। और अब जब हम अक्षांश और देशांतरीय अंतर की बात करें तो हमारे पास देशांतरीय अंतर आ जाता है 8 डिग्री 47 मिनट। तो चलते हैं दोस्तों, अब जब हम समय के अंतर की बात करें तो जब हमें समय अंतर मापने के लिए हम देशांतर का यूज करते हैं, और देशांतर का यूज करते हैं तो हमारे पास लगभग 9 डिग्री का अंतर आ जाता है। 8.5 डिग्री तो मान ही सकते हैं आप। तो इसके अनुसार हमारे पास अंतर बचता है 36 मिनट का। कितने मिनट का? 36 मिनट का। और सबसे हमारा पूर्वी गांव कौन सा है? पूर्वी गांव है सिलावट, और पश्चिमी गांव है कटरा। अब आइए दोस्तों, अब हम 30 डिग्री पर बात करें तो 30 डिग्री पर बात करें तो हमारा कौन सा गांव स्थित है? कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे, ये है हमारा दोस्तों दोस्तों कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। और ये कहां पर स्थित है? 30 डिग्री 12 मिनट पर। ठीक है, ये था हमारा कोणा गांव। अब आते हैं दोस्तों हम, सबसे पहले हमारे कहां गया, हाँ, बोरकुंडा गांव, जो कि हम बोरकुंडा की बात करें तो बोरकुंडा है हमारा दोस्तों 23 डिग्री 3 सेकंड नॉर्थ पर। अब दोस्तों हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है हमारा सिलावट। कहां पर है? सिलावट। जब सिलावट की बात करते हैं तो आपको ये धौलपुर में दिखाई देगा, और इसका अक्षांश है 78 डिग्री 17 सेकंड ईस्ट। ठीक है, और अब हम इसके पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के अंदर हमारा पश्चिमी बिंदु है कटरा। कौन सा बिंदु है? कटरा। तो ये है हमारा 69 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट पर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आंसर। तो अब उसको सॉल्व करते हैं हम, उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों आपको पता है कि पहले नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, या सबसे पहले हम सेकंड नंबर को चूज करते हैं। तो सेकंड नंबर हमारे पास, दूसरे नंबर पर क्या सिलाना आएगा? नहीं। कटरा आएगा? नहीं। तो दोस्तों ये आएगा हमारे पास या तो कोणा या ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आपको यही आता था, मैं ऐसा मानता हूं। अब दोस्तों आपको सम तो पता है ना? सम तो पता है आपको? ठीक है,
और सम के अंदर ही आपको पता है कि ये वाला अक्षांश हमारा स्थित है। ठीक है, कहाँ गया हमारा सम जैसलमेर, और यहाँ हम सम भी कर सकते हैं, सम इसके पास में ही स्थित है। तो ऐसे कटरा को सम से याद कर सकते हैं। किससे याद कर सकते हैं? कटरा को सम से। अब हमारे पास आता है दोस्तों कि भाई ये थर्ड नंबर पर है ना, वो क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि ये जैसलमेर वाला एरिया है, और जैसलमेर के अंदर सम, और सम के पास क्या स्थित है? कटरा। तो दोस्तों फिर आपका आंसर कौन सा हुआ? बिल्कुल, आपका आंसर हो गया से। अब हम आपको दूसरे भी बता देते हैं। हमने अभी बोरकुंडा पढ़ा था, जो कि कहाँ था? बांसवाड़ा के अंदर। बिल्कुल सही बात है। और सिलान आपको पता है कि पूर्व की ओर था। सिलान, और हम पश्चिमी बिंदु कोणा के बात, समय अंतर की भी बात कर रहे थे, तो समय अंतर के अंदर हमारा 36, लगभग 36 मिनट का अंतर आ रहा था। वैसे भी याद कर सकते हैं हम। अब चलते हैं दोस्तों राजस्थान के पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। दोस्तों पूर्व से हमें चलना है पश्चिम की ओर, पूर्व से चलना है पश्चिम की ओर, और उत्तर से आना है दक्षिण की ओर। अब इन दोनों के अंदर जितना अंतर है, क्या है वो अंतर है, वो हमें बताना है। तो दोस्तों आपको सबको आंसर तो पता ही है, और मैं ले चलता हूं आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पर। अब दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज है, और इसको बताने वाले थे T.H. हेडल। आपको पता है उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूरब से और पश्चिम की ओर जब हम बात करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बात करते हैं, तो 859। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे? पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर 8 से 9 बज जाते हैं। ठीक है, कितने बज जाते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर 8 से 9 बज जाते हैं, और 826 आपको याद रहेगा ही। पूर्व से पश्चिम 8 से 9, पूर्व से पश्चिम 8 से 9। अब दोस्तों जब इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्या? 43 डिग्री। कितना डिग्री? 43 डिग्री। तो दोस्तों अब आज ले चलता हूं आपको दोबारा उसी क्वेश्चन पर, जिसे आप अब आसानी से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा विस्तार पूछा है, और इसका आंसर आ जाएगा 43 डिग्री, 43 किलोमीटर। तो 826 के अंदर से आपको 8 8 से 9 बज जाते हैं। ठीक है, 8 से 9 बज जाते हैं। वैसे याद कर सकते हैं पूर्व से पश्चिम का विस्तार, तो आप इसको आसानी से निकाल लोगे। 3 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 से 9 आपको बीच वाला आंसर बताना है मुझे कि ये बीच में क्या आएगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 70 डिग्री देशांतर गुजरती है, तो वह कौन सा देशांतर है भाई? तो ये राजस्थान के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर, उसके बाद अभी तक आया नहीं। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, एक सेकंड दोस्तों ये थोड़ा कट गया है, तो आप कोऑपरेट कीजिएगा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई को दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? अर्थात हम कुल मिला के कहें तो हमसे क्या पूछ रहा है ये? मध्यवर्ती जिला। क्या पूछ रहा है? मध्यवर्ती जिला। आइए दोस्तों मध्यवर्ती अक्षांशों से संबंधित सभी चीजों को समझ लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि मध्यवर्ती जिला है हमारा नागौर। क्या है? नागौर जिला हमारा मध्यवर्ती जिला है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली रेखाएं नागौर में प्रतिच्छेदित करती हैं एक दूसरे को। और मध्यवर्ती गांवों की बात करें तो गगराना नागौर, जिसे हम सैटेलाइट के माध्यम से कहते हैं, और किताबों में अधिकतर क्या लिखा हुआ है? लंपोलाई। क्या लिखा हुआ है? लंपोलाई, जो कि नागौर का एक गांव है। मुख्य रेखाओं की बात करें, और सबसे पहले हम बात करें मध्यवर्ती अक्षांश रेखाओं की, तो मध्यवर्ती अक्षांश रेखाओं की आप बात करेंगे तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, जिससे आपको आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये देखिए सबसे पहले हम 30 डिग्री 12 सेकंड की बात करेंगे, और ये हमारा 29 डिग्री अक्षांश है। कितना है? 29 डिग्री अक्षांश। और आपको पता है कि मध्यवर्ती अक्षांश हो गया हमारा 27 डिग्री, और 27 डिग्री राजस्थान में गुजरने वाली सबसे लंबी अक्षांशों में से एक है।
और अब हम इसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान की, आपको ये तो हम पहले भी बात कर ही चुके हैं। तो मध्यवर्ती अक्षांश हो गया कौन सा, 27 डिग्री। और 27 डिग्री के मुख्यतः हम बात करें 26 डिग्री 34 सेकंड, जिसे हम लगभग में कहेंगे 27 डिग्री, जो जैसलमेर, नागौर और दौसा होते हुए भरतपुर की ओर निकल जाता है। तो हम इसे नए जिलों के अनुसार भी आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे दिया हुआ है, क्योंकि अभी फिक्स डिटेल्स आई नहीं है, इसकी वजह से हम थोड़ा लेट है इसको पढ़ाने में, और मैं इसी वजह से रुक रहा हूँ। इसी वजह से हम इसको पुराने जिलों के आधार पर पढ़े, हालांकि हम इसको अभी नए जिलों के अनुसार भी देख रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मध्यवर्ती अक्षांश की। मध्यवर्ती देशांतर की तो अक्षांश की बात कर चुके हैं, अब करेंगे देशांतर की। तो दोस्तों हमारा मध्यवर्ती अक्षांश की जब हम बात करेंगे तो वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उदयपुर के पास का जो नवीन जिला है वो सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से गुजरती है। इस मैप में हम आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी 74 डिग्री, जो कि हमारी यहां से गुजरती है, और ये हमारी हो गई, ये हमारी मध्यवर्ती अक्षांश लगभग 27 डिग्री, और ये है हमारा गांव लंपोलाई, यहाँ पर नागौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अक्षांशीय विस्तार और दोनों से बीच में काटने वाली रेखाएं। ये दोस्तों मैंने राजस्थान का न्यू मैप लिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या बदला है। कि दोस्तों देखो हमारा यहाँ पर ये जुड़ गया है फलोदी, बालोतरा, और ये हमारे पूरा ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। अब दोस्तों रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ का राजस्थान में जब विस्तार देखते हैं तो कहां से प्रारंभ होता है और कहां तक चलता है। क्या दोस्तों हिंदू मलकोट से चलता है और बाखासर तक कोणा गांव से चलता है? नहीं दोस्तों, कोणा गांव नहीं। हिंदू मलकोट, हाँ बिल्कुल। शाहगढ़, जालोर, नहीं, इससे भी नहीं चलेगा। कोणा गांव, नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। रेड क्लिफ की जब हम बात करते हैं तो इसका नामांकन किया हमारे सर सिरिल रेडक्लिफ ने, और इसका निर्धारण हुआ 17 अगस्त 1947 को। कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। और जब राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें, राजस्थान के अंदर, तो इसकी सीमा प्रारंभ होती है हिंदूमल कोट से श्रीगंगानगर से शाहगढ़ या बाखासर, बाड़मेर तक। इसकी कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो 3310 किलोमीटर है। कितनी है? 3310 किलोमीटर। कितनी? 3310 किलोमीटर, और 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। 3 राज्य में कौन सा हो गया? राजस्थान, गुजरात और पंजाब से, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो हम 5920 किलोमीटर हमारे पास कुल स्थलीय सीमा आएगी, जिसके अंदर हम 4850 किलोमीटर की जब हम बात करेंगे तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे, और इसके साथ ही हम इन दोनों के मध्य 1070 जो किलोमीटर है हमारी, वो हमारी होगी अंतरराष्ट्रीय रेखा। और अंतरराष्ट्रीय रेखा की जब हम कुल सीमाओं की लंबाई बात करते हैं तो 5920 किलोमीटर हो जाएगी। जब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा के अंदर ये 18% या 18% अपना योगदान रखती है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की जब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते, जब हम राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बाड़मेर से लेकर हमारे गंगानगर तक है, ये वाला एरिया। और इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 1070 किलोमीटर। और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो हमारे पास अंतरराज्यीय सीमा आ जाती है राजस्थान की। कितनी? हमारे पास राजस्थान की सीमा यहाँ पंजाब से लेकर और गुजरात तक। कितनी? राजस्थान से लेकर और यहाँ पंजाब तक हमारी सीमा आ जाती है, और सीमा की लंबाई है 4850 मीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें पंजाब की। पंजाब में हम 8-9 बजे लस्सी, इसको कैसे याद करेंगे? 89 किलोमीटर को पंजाब में 8-9 बजे लस्सी आ जाती है। पंजाब में 8-9 बजे क्या आ जाती है? लस्सी आ जाती है। क्या आ जाती है? 8-9 बजे लस्सी आ जाती है। कितनी आ जाती है? लस्सी आ जाती है 8-9 बजे।
पंजाब में आ जाती है कितने बजे दोस्तों, ये बैक नहीं हो रहा, 8-9 बजे लस्सी आ जाती है। इस वजह से हम याद कर सकते हैं राजस्थान की पंजाब के साथ सीमा कितनी, 89 किलोमीटर। हरियाणा के अंदर जब आप री को पढ़ेंगे तो दोस्तों ये 12 जैसा लिखेगा, कैसा दिखेगा, 12 जैसा। तो 1262 हरियाणा की। उत्तर प्रदेश हम उत्तर देंगे साथ साथ, हम उत्तर देंगे साथ साथ, हम उत्तर देंगे साथ साथ, तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी हो गई, 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। अब आपको दोस्तों पता है कि मध्य में आ गए तो किसी भी चीज के मध्य में आ जाएंगे तो हम हो जाएंगे 0-0, किसी भी चीज किसी भी जगह किसी के मध्य में आ गए तो हम हो जाएंगे 0-0। तो 1600 और लास्ट में डबल जीरो, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा। गुजर गई रात 10-22 पर, गुजर गई आधी रात 10-22 पर, गुजर गई रात 10-22 पर, तो 10,022 किलोमीटर गुजरात के साथ राजस्थान सीमा लगाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम अपना महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों के लगभग बराबर में है, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। अब दोस्तों इसके अंदर आंसर क्या सही होगा आप बताइए। नॉर्वे बिल्कुल सही है, पोलैंड बिल्कुल सही है। अब इन दोनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, तो चलते हैं हम दोस्तों। अब राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की जब हम बात करें तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3422 39, ठीक है, 342 से आप याद कर सकते हैं। और ये हम कह सकते हैं 3422 39, क्या कह सकते हैं हम, 3422 39, 3422 39 किलोमीटर। और कौन सा किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अब हम वर्ग मील में बात करेंगे तो 132 140 वर्ग किलोमीटर है, कौन सा, वर्ग मील। और किलोमीटर की जब हम बात करेंगे 32 22 39, किलोमीटर में 32 22 39। और जब हम मील में बात करेंगे तो 132 140 मील, मतलब आपको पता है 132 मील 140 मील, कितना मील चल रहा है आपको, 132 140 132 140, कितना मील, 132 140। जब राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में आपको पता चलेगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है, कितना प्रतिशत है, 10.41%। और 10.41% है तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य में है। अब दोस्तों हम चलते हैं कांगो रिपब्लिक की ओर। कांगो रिपब्लिक के क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग क्या है, बराबर है। अब दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन दिया था उसको याद करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको फिनलैंड और पोलैंड दोनों याद करने हैं, दोनों साथ साथ, फिनलैंड पोलैंड, फिनलैंड पोलैंड, फिनलैंड पोलैंड। वियतनाम के साथ आपको याद करना है नॉर्वे, वियतनाम के साथ आपको याद करना है नॉर्वे। और जर्मन के साथ जापान, जर्मन के साथ जापान, वियतनाम के साथ नॉर्वे, वियतनाम के साथ नॉर्वे। ध्यान रखना तुकबंदी हो रही है दोस्तों, वियतनाम के साथ नॉर्वे, वियतनाम के साथ नॉर्वे, जर्मनी के साथ जापान, जर्मनी के साथ जापान, जर्मनी के साथ जापान, फिनलैंड के साथ पोलैंड, फिनलैंड के साथ पोलैंड, ऐसे याद कर सकते हो। और कांगो रिपब्लिक, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, अब मुझे नहीं लगता है कि उसमें दिक्कत आएगी। अब दोस्तों जब जापान की बात करते हैं तो राजस्थान जापान से थोड़ा सा ही छोटा है और इंग्लैंड से 2 गुना है। जापान से राजस्थान थोड़ा सा छोटा है और इंग्लैंड से 2 गुना है, जापान से थोड़ा छोटा और इंग्लैंड से 2 गुना। चेकोस्लोविया से 3 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना, चेकोस्लोविया से 3 गुना, और श्रीलंका से 5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना। और इजराइल, इजराइल से 17 गुना। भाई अभी इजराइल का युद्ध चल रहा है तो इजराइल से कितना हो गया, हम 17 गुना बढ़े हैं, कितने गुना, 17 गुना बढ़े हैं। अब दोस्तों भारत के राज्यों के साथ तो तुलना भी कर लेते हैं। दोस्तों जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक और गुजरात से 2 गुने बड़े हैं, कर्नाटक और गुजरात से हमारा राजस्थान कितना गुना है, 2 गुना। ओडिशा और तमिलनाडु से 2.5 गुना, बिहार से हम 3 गुना बड़े हैं, बिहार में 3 अक्षर, तो हम बिहार से कितने गुना बड़े हैं, 3 गुना बड़े हैं। केरल से हम 5 गुना, केरल से हम 5 गुना, ठीक है। और पंजाब हरियाणा से 7 गुना, पंजाब हरियाणा से 7 गुना। हम पंजाब और हरियाणा से कितने गुना बड़े हैं, 7 गुना बड़े हैं। केरल से 5 गुना, बिहार से 3 गुना, ठीक है। और गुजरात और कर्नाटक से हम 2 गुना बड़े हैं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, ये आपको
जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए थे मैंने उनको लगभग कंप्लीट करवा दिया है ऑल ओवर व्याख्या के साथ। अब हम आने वाली वीडियो के अंदर हम भौतिक प्रदेशों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम व्याख्याएं करेंगे विभिन्न प्रकार की और हमारे हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आप बिल्कुल भी। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप कमेंट में मुझे लिखकर भेजते हैं तो।